बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है आज का लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ द ओपन इकोनॉमी, और आज हमारा जो लेक्चर वीक है दैट इज़ 12। सो जी, ओपन इकोनॉमीज एंड ओपन इकोनॉमी इज़ वन दैट इंटरेक्ट फ्रीली विद अदर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। सो ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो फ्रीली इंटरेक्ट करती है विद अदर इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था और उसमें हमने बड़ी डिटेल से ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी को डिस्कस किया था। सो यहाँ इस लेक्चर में बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ओनली ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे। सो जिन्हें इकोनॉमी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है, लाइक ट्रेडिंग हो रही होती है, हम उन इकोनॉमीज़ को ओपन इकोनॉमी में ऐड करते हैं और कंसीडर करते हैं। सो हम की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इन एन ओपन इकोनॉमी अभी चेक करेंगे। सो द इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट। सो ये 4 जो वेरिएबल हैं हम इन्हें एज अ इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कंसीडर करते हैं एन ओपन इकोनॉमी। बेसिक अजम्पशन ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। हमारी ओपन इकोनॉमी की जो बेसिक अजम्पशन है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल की, वो कौन कौन सी हैं? द मॉडल टेक्स द इकोनॉमी जीडीपी एज गिवन। सो इस मॉडल में हम लोग जीडीपी जो है वो हमें गिवन है, वो हमें दी गई है, उसके बारे में एडवांस में बताया गया है। एंड सेकेंड अजम्पशन इज द मॉडल टेक्स द इकोनॉमीज प्राइस लेवल एज गिवन। सो सेकेंड जो अजम्पशन है हमारी मॉडल की, उसमें भी हमें जो प्राइस लेवल है वो ऑलरेडी गिवन है, उसके बारे में हमें बताया गया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स एंड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। सो जो लोनेबल फंड्स हैं और फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज है उसमें डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, लाइक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोन की सप्लाई, लोनेबल फंड्स की सप्लाई एंड डिमांड एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी सेविंग है दैट इज़ equal to our investment and net cash outflow. So at the equilibrium interest rate, the amount that people want to save exactly balance the desired quantities of investment and net capital outflow. So जब इंटरेस्ट रेट जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है तो बेसिकली द अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव, वो अमाउंट जो कि लोग सेव करना चाह रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं करना चाह रहे, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल द डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमें कितनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, एंड नेट कैपिटल आउटफ्लोज। सो दैट्स वाई सेविंग इज एक्यूरेटली इक्वल टू आ इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो। द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम नेशनल सेविंग, जो बेसिकली हमारी सप्लाई होती है लोनेबल फंड्स की, विच कम्स फ्रॉम नेशनल सेविंग, क्योंकि हमारी नेशन जो सेव करती है ऑफ कोर्स वो हमारी जो लोनेबल फंड्स हैं उनकी सप्लाई बनती है। अगर लोग सेव नहीं करेंगे तो लोन कहाँ से मिलेंगे? सो सेकेंडली द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। और जो हमारी बेसिकली डिमांड बनती है वो किस बेस पे होती है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो हम लोन नहीं लेंगे, बिकॉज के बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई पर्सनल यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन लेता है। बट वन थिंग इज़ मे बी कंसीडर्ड कि जो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए फंड्स नहीं देते। तो उसके लिए मेंशन करना पड़ता है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको फ़ंड्स की ज़रूरत है। सो जब आपकी इन्वेस्टमेंट की डिज़ायर होती है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन आपका फ़ंड जो है वो अप्रूव किया जाता है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेक्स्ट हम देखते हैं जी द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स डिपेंड ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट।
जो बेसिकली सप्लाई होती है एंड डिमांड होती है फॉर लोनेबल फंड्स के लिए, वो रियल इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर रही है। अब रियल इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा देन लोग सेव करेंगे, और अगर लोग सेव करेंगे देन ही सप्लाई अवेलेबल होगी। अदर देन दिस लोगों को सेविंग का कोई पॉजिटिव पर्पस समझ में नहीं आ रहा। So that's why a higher real interest rate encourage people to save and raises the quantity of loanable funds supplied. So अगर इससे रियल इंटरेस्ट रेट हाई है तो इससे क्या होगा कि लोग सेव ज़्यादा करेंगे, और जो क्वांटिटी है that will be a rises for loanable funds. So the interest rate adjusts to bring the supply and demand for loanable funds into a balance. जो इंटरेस्ट रेट है वो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि सप्लाई एंड डिमांड जो हैं बोथ मार्केट फोर्सेस, इनको बैलेंस किया जाए, इक्वल किया जाए एक लेवल पे। इस डायग्राम में हम देखते हैं द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। सो ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है ओवरऑल मार्केट जो है लोनेबल फंड्स की मार्केट को। सो इसमें हम देखते हैं जी कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया, क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स को शो कर दिया, एंड वाई एक्सिस पे रियल इंटरेस्ट रेट को शो किया। अब हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स फ्रॉम नेशनल सेविंग, लाइक नॉर्मल से थोड़ा सा स्टीप है हमारा ग्राफ, और उसी तरह जो है जो डिमांड है फॉर लोनेबल फंड्स की फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो, सो अराउंड नॉर्मल है, थोड़ा सा फ्लैटर है। सो बोथ जब सप्लाई एंड डिमांड जो है ये दोनों ग्राफ जो हैं जिस लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। सो इस लेवल पे जहाँ पे हमारी जो डिमांड इक्वल टू सप्लाई है दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम, हम इसको ई से शो करते हैं। सो दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम, और यहाँ से जो हम लाइन जो है वो वाई एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, एंड यहाँ से लाइन जो हम नीचे लेके आ रहे हैं एक्स एक्सिस तक दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बिकॉज इस लेवल पे जो लोनेबल फंड्स की सप्लाई है एंड डिमांड है बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं जी द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स एट द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, द अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव एग्जैक्टली बैलेंस द डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इंटरेस्ट रेट जो है जहाँ पे इक्वल होता है, बेसिकली जो अमाउंट होती है जो कि लोग सेव करते हैं दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कि कितनी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और नेट फॉरेन लाइक आपने डोमेस्टिकली कितना इन्वेस्ट करना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, जिसके बारे में हमने नेट कैपिटल आउटफ्लो की बात की थी। सो डोमेस्टिकली एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों जो हैं वो मिला के किसके इक्वल होंगी, ऑफ कोर्स जो लोगों की सेविंग हैं, जो नेशन सेविंग हैं उसके इक्वल होंगी। The two sides of the foreign currency exchange market are represented by the NCO and NX. NCO basically net capital outflow and net exports. ओके जी, बेसिकली जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है दैट रिप्रेजेंट बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारे कंट्री में उस टाइम पे ज़्यादा होता है जब हम लोग कोई चीज़ परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, लाइक हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है, और नेट एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होती है देन नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी होती है। सो NCO बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस बिटवीन द परचेज एंड सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब नेट कैपिटल आउटफ्लो जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली इम्बैलेंस जो होता है कैपिटल एसेट्स का, उनको शो करता है। जब हमारी परचेजेस ग्रेटर देन सेल होती हैं तो नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है, बट जब हमारी सेल जो है बेसिकली दैट इज़ ग्रेटर देन परचेजेस तो उस टाइम पे नेट कैपिटल इनफ्लो होता है। अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें दैट रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कैपिटल आउटफ्लो की बात करते हैं तो वो कैपिटल एसेट्स को शो कर रहा होता है, उसमें कैपिटल एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं। बट जब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के सेल एंड परचेज की बात करते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट में हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जब हम लोग बेसिकली ज़्यादा लाइक हमारी जो एक्सपोर्ट होती है दैट इज़ अ ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो होता है। लेकिन जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो वो नेट एक्सपोर्ट जो है उस टाइम हमारे पास माइनस में चला जाता है। अदर देन दिस नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है।
बट जब सेल्स एंड परचेज जो है वो बोथ आर इक्वल, तो उस टाइम पे नेट एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो होता है. सो बेसिकली इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज US डॉलर आर ट्रेडेड फॉर फॉरेन करेंसीज. सो अगर हम US की मार्केट में देखें तो जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं तो देन उस टाइम पर डॉलर जो है दैट विल बी अ ट्रेडेड फॉर अ फॉरेन करेंसी. अगर हम पाकिस्तान के मार्केट की बात करें तो देन एट दैट टाइम पाकिस्तानी रुपी आर ट्रेडेड फॉर अ फॉरेन करेंसी. फॉर एन इकानमी एज अ होल, नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड नेट एक्सपोर्ट मस्ट बैलेंस ईच अदर और आउट. यहाँ पे जो बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो दैट इज़ एक्यूरेटली इक्वल टू अ नेट एक्सचेंज. यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारी बेसिकली मनी मार्केट है एंड गुड मार्केट है दैट बोथ आर इक्वल. द प्राइस दैट बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज़ द रियल एक्सचेंज रेट. हमारी बेसिकली जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड जो है उस टाइम पे इक्वल होती है या बैलेंस होती है उसकी प्राइस किस बेस पे, रियल एक्सचेंज रेट की बेस पे. सो द डिमांड का फॉर फॉरेन करेंसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग because a higher exchange rate makes domestic goods are more expensive. अगर डिमांड का जो फॉरेन करेंसी का जो है वो उस टाइम पर डाउनवर्ड स्लोप में होगा बिकॉज जो हायर एक्सचेंज रेट है, लेट्स सपोज हमारे पास इस टाइम पे पाकिस्तानी जो रुपी हैं, अगर हम 167.58 रुपी जो है वो स्पेंड करें तो हमें $1 मिलेगा. तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मोर एक्सपेंसिव. सो द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड फॉर नेट कैपिटल आउटफ्लो इज अनरिलेटेड टू अ रियल एक्सचेंज रेट. सो उस टाइम पे हम लाइक वो किसी भी कंट्री की हो, वो USA की लाइक करेंसी है या पाकिस्तान की करेंसी है. बेसिकली जो डॉलर है दैट इज़ अ इंटरनेशनल करेंसी. सो सम टाइम हम इसको कर रहे होते हैं. तो डॉलर जो बेसिकली सप्लाई है दैट इज़ अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन सप्लाई है. वेदर जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सो ये किस पर डिपेंड करता है, रियल एक्सचेंज रेट पे. रियल एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, सप्लाई जो है वो सेम रहेगी, सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. द रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर डॉलर. तो जो रियल बेसिकली एक्सचेंज रेट है वो एडजस्ट करता है, वो बैलेंस करता है सप्लाई एंड डिमांड को. यहाँ पे हम बेसिकली जो एज अ करेंसी जो डिस्कस कर रहे हैं डॉलर को, सो दैट्स वाई यहाँ पे बार बार डॉलर का नाम आ रहा है. यहाँ पे आप पाकिस्तानी रुपी को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसकी सेंस भी समझ सकते हैं. सो आप यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी वर्ड यूज़ करें या डॉलर यूज़ करें विच इज़ US करेंसी, सो इट्स क्वाइट फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है. So at the equilibrium real exchange rate, the demand for dollar to buy net export exactly balance the supply for dollar to be exchanged into a foreign currency to be purchased abroad. For dollar to be exchanged, कि जो आपने जो एक्सचेंज किया है उसकी सप्लाई बेसिकली जो डॉलर की उसके एग्जैक्टली इक्वल होगी इनटू अ फॉरेन करेंसी टू बाय एसेट्स अब्रॉड. लाइक इन फॉरेन करेंसी में उसकी सप्लाई in the market for loanable funds, supply comes from national saving and demand comes from a domestic investment and net capital outflow. सो जो बेसिकली हमारी जो लोनेबल फंड्स की जो मार्केट है उसमें हम ये देखते हैं कि जो सप्लाई है हमारी वो हमारी कहाँ से आती है, हमारी नेशनल सेविंग से आती हैं. एंड जो डिमांड है बेसिकली वो हमारी जो रिक्वायर्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है एंड कैपिटल आउटफ्लो है वो उसकी बेस पे आती है. सो बेसिकली कैपिटल आउटफ्लो की जब हम बात करते हैं तो आप फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो तब होता है या तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो इंपोर्ट करते हैं. जो
बात करेंगे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और जब नेट एक्सपोर्ट की बात आएगी तो देन हम उसको जो है वो एक्सपोर्ट के सेंस में या इंपोर्ट के सेंस में बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, सो गुड्स एंड सर्विसेज के सेंस में नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो क्या शो कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सप्लाई कम्स आउटफ्लो एंड एक्सपोर्ट्स। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में जो हमारी सप्लाई होती है वो नेट कैपिटल आउटफ्लो, जो कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ से आती है, एंड डिमांड। ओके जी, नेट कैपिटल आउटफ्लो लीक्स द लोनेबल फंड्स मार्केट एंड द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट। जो कि बेसिकली हमारा जो नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है उसका लिंक किससे होता है, लोनेबल फंड्स मार्केट में द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से। सो द की डिटर्मिनेंट ऑफ नेट कैपिटल आउटफ्लो इज द रियल इंटरेस्ट रेट। जब आप नेट कैपिटल आउटफ्लो डिटर्मिन करना होता है तो वो किस बेसिस पे होता है, रियल इंटरेस्ट रेट पे। आपने इस लेक्चर में एक चीज़ नोटिस की होगी, थ्रू आउट हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम रियल इंटरेस्ट रेट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा कंसर्न रियल इंटरेस्ट रेट से है, ना कि हम नॉमिनल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने जो है वो नॉमिनल को इग्नोर किया है। हम हर चीज़ में रियल जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और इसको क्लियर भी किया था। और अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आए तो आप लास्ट लेक्चर की वीडियो रेफर करें। सो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ नेट कैपिटल आउटफ्लो डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। लाइक जो कैपिटल आउटफ्लो है वो कैसे इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। वाई एक्सिस पे हमने जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको शो किया, और एक्स एक्सिस पे नेट कैपिटल आउटफ्लो को हमने बेसिकली वर्टिकल लाइन से जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो हैं वो साइड पे कर दिए। यहाँ पे इस लेवल पे आके जो हमारा बेसिकली कैपिटल आउटफ्लो है दैट इज़ अ ज़ीरो। अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो नेट कैपिटल आउटफ्लो विल बी अ पॉजिटिव, और अगर नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ नेगेटिव तो इस साइड पे आएगा। जब रियल इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब रियल इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली वो कम होगा तो क्या होगा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। आप ये देख रहे हैं कि नेट कैपिटल आउटफ्लो है बेसिकली जो कर्व है हमने इसको डाउनवर्ड स्लोप में शो किया है। सो हायर इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट अ नेगेटिव कैपिटल आउटफ्लो, एंड लोअर इंटरेस्ट रेट जो है रियल इंटरेस्ट रेट दैट शोज अ पॉजिटिव नेट कैपिटल आउटफ्लो। कि व्हेन हमारी सप्लाई एंड डिमांड लाइक इन दिस टू मार्केट आर इक्वल साइमल्टेनियसली, तो उस टाइम पे जो लाइक दे डिटर्मिन द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज़ अ नेशनल सेविंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल। स्लाइड पे ये बेसिक ग्राफ जो मैंने आपको पहले समझाया है ये हमारा बेसिक ग्राफ है कि जो बजट डायग्राम में आपने देखा है यहाँ पे कि जो बेसिकली एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट वो इंक्रीज हो गया है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, दिस काज द रियल एक्सचेंज रेट टू एप्रिसिएट। सो अ डिक्रीज इन द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस। जब नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, द सप्लाई ऑफ डॉलर टू बी एक्सचेंज इनटू फॉरेन करेंसी। लाइक नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो वो लाइक सप्लाई जो डॉलर की है या जो रुपये की है वो फॉरेन करेंसी में उसको एक्सचेंज में रिड्यूस कर रही है। सो दिस विल बी काज द रियल एक्सचेंज रेट टू बी एप्रिसिएट, कि उससे एक्सचेंज रेट, जैसे हमने बात की थी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो उसमें हमने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में रियल हमने एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया था। जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि करेंसी डेप्रिसिएट हो रही होती है, बट जब एक्सचेंज रेट कम होता है तो उस टाइम पे करेंसी एप्रिसिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएट हो रहा है तो मतलब करेंसी बेसिकली डेप्रिसिएट हुई है। सो अ ट्रेड पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। सो सेकंड हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की बात की थी वो था जी ट्रेड पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगर गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी है दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। ओके जी, इसमें टैरिफ की हम बात करते हैं, टैक्स ऑन एन इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि टैक्सेस लगाए जाते हैं इम्पोर्टेड गुड्स के
पे लाइक आप किसी भी दूसरे कंट्री से जो भी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, जब वो आपकी कंट्री में आती हैं तो उस पर टैक्स लगता है, और जो टैक्स होता है इम्पोर्टेड गुड्स पे हम उसे टैरिफ बोलते हैं। बाकी जो विद इन कंट्री आप गुड्स के लिए टैक्सेस पे करते हैं, ऑफ कोर्स वो आपका टैक्स ही कहलाता है। और अगर आप प्रॉपर्टी पे करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम पे करते हैं तो इनकम टैक्स है, और अगर बाकी चीज़ें आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम उसको जीएसटी, गवर्नमेंट सेल टैक्स बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं कोई भी चीज़ और उस पर आपको कुछ पे करना पड़ता है टैक्स वगैरह, तो हम उसे टैरिफ बोलते हैं। इम्पोर्ट कोटा, अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस अब्रॉड एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। सो आप गवर्नमेंट क्या करती है कि जब ट्रेड पॉलिसी बनाती है तो सम टाइम क्या करती है कि एक लिमिट जो है वो डिटरमिन कर देती है कि आपने इतने से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपने अब्रॉड से लाइक परचेज़ नहीं करनी, या इससे ज़्यादा आपने सोल्ड नहीं करनी। मतलब वो एक लिमिट होती है कि इतनी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके लाइक आप उस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। Because they do not change national saving or domestic investment, trade policy do not affect the trade balance. बेसिकली जो ट्रेड पॉलिसी है वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है या नेशनल सेविंग है उसको इम्पेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो नेशनल सेविंग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ये हमारे जो बेसिकली रियल इंटरेस्ट रेट है उस पर डिपेंड करती है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ट्रेड पॉलिसी डू नॉट इफेक्ट द ट्रेड बैलेंस। सो ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो ट्रेड बैलेंस को उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता, उसको चेंज नहीं कर सकती, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। सो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ नेशनल सेविंग एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट द रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू कीप द ट्रेड बैलेंस द सेम। सो जो ट्रेड बैलेंस है उसको सेम रखने के लिए या उसको बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाता है, रियल एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया जाता है। सो ट्रेड पॉलिसी हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक देन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट्स। सो जो ट्रेड पॉलिसी हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट के अलावा वो माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। स्टार्ट में वेरी फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो हमारा जो कैंपस में हुआ था, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। माइक्रो इकोनॉमिक में हम बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, उसमें हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, फार्म्स की बात करते हैं, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशन की नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशन सेविंग की बात करते हैं, लाइक जो नेशनल सेविंग्स होती हैं। सो वहाँ पे हम एग्रीगेट की बात कर रहे होते हैं। सो जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो इंडिविजुअली इफ़ेक्ट करती हैं, किसी एक प्रोड्यूसर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, किसी कंज्यूमर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, किसी एक फर्म को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो एज अ होल पूरी इकानमी को ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती। सो इफ़ेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा, जब इम्पोर्ट कोटा बनाया जाता है कि आपने इतनी लिमिट से ज़्यादा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करना, लाइक इम्पोर्ट नहीं करना इम्पोर्ट कोटा के लिए, तो देन व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट। सो बिकॉज फॉरेनर नीड्स डॉलर टू बाई यूएस नेट एक्सपोर्ट, देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फॉर डॉलर इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी। लाइक अगर यूएस में लोग जो है वो फर्दर मोर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उनको उसके लिए क्या है कि फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है ताकि वो डॉलर दे के फॉरेन करेंसी लें जिस कंट्री से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो दिस लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो आपका जो पर्सनल करेंसी रेट है वो क्या होता है कि वो जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है वो हाई होता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम यूके से कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक गुड्स जो है, लेट्स सपोज यूके की हमारी नेशन को पसंद आ गई और हम वहाँ से वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी अपनी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, क्योंकि हम जो है यूके की करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, हमें वो चीज़ इंपोर्ट करने के लिए उनकी करेंसी चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी अपनी करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट होगी। सो जिसकी वजह से हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है या एप्रिसिएट हो जाता है। Effect of an import quota, there is no change in the interest rate because nothing happen in the loanable funds market. So इससे क्या होगा कि एक्सचेंज रेट तो अप्रिसिएट करेगा, इंक्रीज होगा, बट जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज के लॉनेबल फंड्स मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आए। सो इससे इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन नेट एक्सपोर्ट, अब नेट एक्सपोर्ट भी चेंज नहीं हो रही, and there is no change in net foreign investment even though an important quota reduce import.
वो कहते हैं कि नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली भी चेंज नहीं होगी, हालांकि इससे क्या है कि इम्पोर्ट कोटा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज के उसको लिमिटाइज कर दिया गया है कि आपने इससे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना। An appreciation of dollar in the foreign exchange market encourage imports and discourage exports. सो जो एप्रिसिएशन डॉलर में आई है या डॉलर करेंसी की जो रियल वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, उससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी रियल वैल्यू इंक्रीज़ होने से इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक इनकरेज होगी, एंड जो एक्सपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस ऑफसेट्स द इनिशियल इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट ड्यू टू आ इम्पोर्ट कोटा। सो इनिशियली जो है जो एक्सपोर्ट बेसिकली नेट एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यूज़ को मेंटेन किया जाएगा, हालांकि जो इंपोर्ट कोटा था जब उसकी लिमिट जो है उसको लिमिटाइज किया गया तो उसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ होना चाहिए था। बट जो हमने इम्पेक्ट की बात की है कि जब इंपोर्ट जो है बेसिकली इसको इनकरेज किया जा रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक लेवल पे उसको रिड्यूस कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। इसका जो इफेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट फॉर लॉनेबल फंड्स, और जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है, दैट इज़ अ रियल इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ अ लॉनेबल फंड्स। सो इसको जब एक्सटेंड किया तो दिस इज़ अ नेट कैपिटल आउटफ्लो, और ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है। सो नेट एक्सपोर्ट हाउएवर रिमेन द सेम, कि नेट एक्सपोर्ट जो हैं वो कुछ टाइम के लिए ऑफ कोर्स वो सेम है। उसके बाद जब उसको नीचे लेके आए हम लोग, सप्लाई हमने चेक की तो सप्लाई सेम रहेगी एंड इंपोर्ट कोटा इंक्रीज द डिमांड फॉर अ डॉलर। सो इंपोर्ट कोटा जो है वो डॉलर की डिमांड की वजह से उसमें इंक्रीज आया। सो इससे क्या हुआ कि डॉलर का जो कर्व है बेसिकली डिमांड का, ये शिफ्ट कर गया राइट साइड पे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, एंड काज द रियल एक्सचेंज रेट टू अप्रिसिएट। सो अल्टीमेटली जो रियल एक्सचेंज रेट है वो अप्रिसिएट कर गया। ट्रेड पॉलिसी क्या है, इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा, ट्रेड पॉलिसी डू नॉट इफेक्ट द ट्रेड बैलेंस। सो जो इम्पोर्ट कोटे का इफेक्ट है, ट्रेड पॉलिसी बेसिकली जो है वो ट्रेड बैलेंस पे इफेक्ट डायरेक्टली नहीं करती। हमने पीछे भी डिस्कस किया, ट्रेड पॉलिसीज जो हैं वो मैक्रो वेरिएबल की बजाय माइक्रो वेरिएबल को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अ कैपिटल फ्लाइट। सो कैपिटल फ्लाइट इज़ अ लार्ज एंड द सडन रिडक्शन इन द डिमांड फॉर एसेट्स लोकेटेड इन अ कंट्री। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इस हम कैपिटल फ्लाइट्स बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके कंट्री से कैपिटल जाना स्टार्ट हो जाता है। डोमेस्टिकली लोग इन्वेस्ट नहीं करते, अनसर्टन सिचुएशंस की वजह से लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारा पैसा ना डूब जाए, हमारा बिजनेस ना डूब जाए। और जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की होती है उससे वो लोग भी अपना पैसा उठा के वापस ले जाते हैं अपने कंट्रीज़ में, कि वो भी अनश्योर होते हैं जो कि अनसर्टन पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि कैपिटल फ्लाइट इज़ अ लार्ज एंड सडन रिडक्शन इन द डिमांड, कि कैपिटल फ्लाइट की वजह से सडन एंड रिडक्शन होती है डिमांड फॉर एसेट्स लोकेटेड इन अ कंट्री, कि जो उस कंट्री में जो एसेट्स होते हैं उनके लिए डिमांड अचानक से कम। कैपिटल फ्लाइट हैज़ इट्स लार्जेस्ट impact on the country from which the capital is fleeing, but it also affect other countries. So capital flight basically क्या है कि इसका largest impact होता है उस country पे from which the capital is fleeing, like जहाँ से capital जा रहा होता है due to a like situation of a danger. सो बट इट आल्सो इफेक्ट अदर कंट्रीज। तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ एक कंट्री पे नहीं पड़ता जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वो दूसरे कंट्रीज में भी पड़ता है। बहुत सारे कंट्रीज़ का वहाँ उसके साथ लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं। सो इफ़ इन्वेस्टर बिकम कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, सो कैपिटल कैन क्विकली लीव एन इकानमी। तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के इन्वेस्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जो सेफ्टी या अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए परेशान होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, तो क्या करते हैं कि क्विकली वो इकानमी लीव कर जाते हैं और अपना पैसा वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट। सो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उस करेंसी की जो वैल्यू होती है या डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो डेप्रिसिएट हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कैपिटल फ्लाइट में हम फर्दर देखेंगे। व्हेन इन्वेस्टर अराउंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन मैक्सिको इन 1994,
सो दिस इज एन एग्जाम्पल. Political problems आए थे मेक्सिको में in 1994, so they sold some of their Mexican assets and used the proceed to buy asset of other countries. So उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो मैक्सिकन एसेट्स थे उनको यूज़ करते हुए बेसिकली प्रोसीड टू बाय एसेट्स ऑफ अदर कंट्रीज़. लाइक उन्होंने अपने मैक्सिकन एसेट जो है वो सेल किए और वो पैसा जो है उन्होंने अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया कि अगर इस कंट्री के हालात ठीक नहीं होते, हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते या इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते, तो ये है कि हम बुरी तरह डूब ना जाएं. जो कि मैक्सिकन इवन के इन्वेस्टर्स भी थे. सो उनका ये इरादा था कि जी अपने कंट्री में से एसेट्स जो है या जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो निकाल के हम दूसरे कंट्री में करें कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे. ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको नुकसान ना हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेसिकली की ही बिजनेस पर्पज़ के लिए जाती है, प्रॉफिट पर्पज़ के लिए की जाती है. सो दैट्स वाई जहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस भी कंट्री में आती है वहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लोग यही करते हैं कि उन सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ से पैसा निकालते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इंक्रीज्ड मैक्सिकन नेट कैपिटल आउटफ्लो. सो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैक्सिको में जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि कैपिटल वहाँ से निकलना शुरू हो गया. आउटफ्लो हम कहते हैं जो कैपिटल जो है वो एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जा रहा होता है. सो जिस कंट्री से बेसिकली कैपिटल जा रहा होता है वहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो हो रहा होता है. सो दैट्स वाई मैक्सिकन नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया. सो द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इन द लोनेबल फंड्स मार्केट इंक्रीज. सो लोनेबल फंड्स में जो बेसिकली डिमांड थी लोनेबल फंड्स की वो इंक्रीज होगी, विच इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से इंक्रीज हो गया. सो दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ पॉजेज इन देयर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट. सो वहाँ पे जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट थी उसमें सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई. अभी हम देखते हैं जी डायग्राम में. सो बेसिकली ये सप्लाई कब था, तो जब हमने देखा कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई लोनेबल फंड्स मार्केट में, तो इस लेवल पे आके जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट जो था वो इंक्रीज़ हो गया. सो एक्सटेंड किया तो हमने ये देखा कि जब सप्लाई ज़्यादा हुई और रियल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो नेट कैपिटल आउटफ्लो उसकी वजह से ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोग जो थे वो मैक्सिको में से अपना जो मनी है, जो कैपिटल है, वो निकाल के दूसरे कंट्रीज़ में लेके जा रहे थे. सो उसकी वजह से क्या हुआ, at the same time the increase in capital outflow increased the supply of poses. So उससे क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो गई. सो अल्टीमेटली विच काज द पेजो टू डेप्रिसिएट. सो बेसिकली ये मैक्सिकन करेंसी है पेजो. सो उसकी जो रियल एक्सचेंज रेट थी वो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी रियल वैल्यू थी वो डिक्रीज कर गई. नेक्स्ट है जी जो आज का लेक्चर था उसकी क्विक समरी है. टू एनालाइज द मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ ओपन इकोनॉमी, टू मार्केट आर सेंट्रल, द मार्केट ऑफ फॉर लोनेबल फंड्स एंड द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज. जो आज की डेट में हमने जो टू मार्केट के बारे में पढ़ा था उसमें एक मार्केट जो है वो फॉर लोनेबल फंड्स है एंड सेकेंड है मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज. So in the market for loanable funds, the interest rate adjusts to balance the supply for loanable funds for national saving and demand for loanable funds for domestic investment and net capital outflow. So in the market for foreign currency exchange, the real exchange rate adjusts to balance the supply of dollar for net capital outflow and the demand for dollar for net export. So हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है तो वो रियल एक्सचेंज रेट फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट होता है किसको बैलेंस करने के लिए, सप्लाई ऑफ अ डॉलर फॉर नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड द डिमांड फॉर अ डॉलर फॉर नेट एक्सपोर्ट. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट किया जाता है. सो नेट कैपिटल आउटफ्लो इज बेसिकली द वेरिएबल दैट कनेक्ट्स द टू मार्केट. जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है ये बोथ जो टू मार्केट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया, एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज था और सेकेंडली क्या था, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स. सो इन दोनों को जो है कनेक्ट करता है. सो अ पॉलिसी दैट रिड्यूस नेशनल सेविंग सच एज अ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट. गवर्नमेंट बजट जब डेफिसिट में जाता है तो उससे क्या होता है कि नेशनल सेविंग रिड्यूस होती हैं. सो दैट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड ड्राइव अप द इंटरेस्ट रेट. सो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाता है. सो द हायर इंटरेस्ट रिड्यूस
नेट कैपिटल आउटफ्लो, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है तो वो नेट कैपिटल आउटफ्लो को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि लोग अपने कंट्री में ही पैसा सेव करने के चक्कर में लग जाते हैं क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है. सो कैपिटल आउटफ्लो में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. सो दैट्स वाई रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ अ डॉलर. सो द डॉलर एप्रिसिएट एंड नेट एक्सपोर्ट्स अल्टीमेटली. ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज नेट एक्सपोर्ट. जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि आप उसमें आप लिमिट लगा देते हैं, इंपोर्ट के लिए कोटा फाइन कर जो है वो लगा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि इतने से ज़्यादा आपने इंपोर्ट नहीं करना. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब इंपोर्ट पे लिमिट लग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आपकी जो एक्सपोर्ट हैं दैट विल बी ए इंक्रीज. सो इससे क्या होगा कि इंक्रीज द डिमांड फॉर डॉलर इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट. सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब आपकी करेंसी जो है या कम कर रहे हैं, तो आपकी करेंसी जो है वो बाहर ज़्यादा जा रही है. तो जब आपकी करेंसी बाहर नहीं निकलेगी तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड, जब आपकी सप्लाई हमेशा शॉर्ट होती है तो उससे आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. सो अल्टीमेटली क्या होगा कि द डिमांड फॉर अ डॉलर इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज दैट विल बी अ इंक्रीज. एज अ रिजल्ट द डॉलर एप्रिसिएट इन वैल्यू. सो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स व्हाई मेकिंग डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू अ फॉरेन गुड. सो इसकी वजह से जब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स जो हैं दैट विल बी अ मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू अ फॉरेन गुड्स. क्योंकि आपका जो है वो अगर आप डॉलर जो है उसकी वैल्यू हाई हो गई है, एप्रिसिएट हो गई है, और जब आप बाहर से कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसकी करेंसी के साथ आप एक्सचेंज रेट चेक करेंगे तो आपका एक्सचेंज रेट दैट विल बी हाई. उस करेंसी का जो है वो डी वैल्यू है, आपसे लेस वैल्यू में है, तो उसका एक्सचेंज रेट जो है वो लेस होगा. सो आपको इंटरनेशनल मार्केट में से वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी एज कम्पेयर टू इन योर ओन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट. सो दिस एप्रिसिएशन इफेक्ट द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन नेट एक्सपोर्ट. सो जो आपकी करेंसी में एप्रिसिएशन आई है, सो अल्टीमेटली जो उसका जो इनिशियल इम्पैक्ट था बेसिकली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का, जो कि आपने इम्पोर्ट कोटा डिफाइन किया था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका इनिशियल इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ऑन नेट एक्सपोर्ट. When investors change their attitude about holding assets of a country, the ramifications for that country's economy can be a profound. जब इन्वेस्टर जो हैं वो अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करेंगे कि आपने, जैसे हमने बात की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कि इस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम फर्दर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और इवन दो वो क्या करेंगे कि अपना जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ से कैपिटल मूव करने के चक्कर में होंगे, जिसकी वजह से जो है कैपिटल आउटफ्लो होगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा इससे कि जो उस कंट्री के पे बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि अनवेलकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन और इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे. सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री कैन लीड्स टू अ कैपिटल फ्लाइट. अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो आपकी कंट्री को कैपिटल फ्लाइट पे लेके जाता है कि आपकी कंट्री से कैपिटल जाना. कैपिटल फ्लाइट बेसिकली हमसे बोले कैपिटल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से, बहुत फ्लो के साथ उस कंट्री से कैपिटल जो है वो निकलना स्टार्ट होता है और कैपिटल आउटफ्लो बहुत इंक्रीज हो जाता है. सो कैपिटल फ्लाइट्स टेंड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड काज द कंट्रीज करेंसी टू डेप्रिसिएट. तो कैपिटल फ्लाइट की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होता है और उस करेंसी की जो वैल्यू है करेंसी की वो डेप्रिसिएट हो जाती है. ओके जी, ये था आज का लेक्चर. इसमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो आप पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा और इंशाल्लाह हम इसको जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे. वेल, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.